इस वक्त ये दो भाइयों का सफाया होने वाला है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आने से हमका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। उद्धव ठाकरे जी ने राज ठाकरे को साथ में लेकर बहुत बड़ी गलती की है। बाला साहब ठाकरे जी को विजन को छेद दिया है और राज ठाकरे जी गुंडागर्दी करते रहते हैं। मराठी भाषा पर हमारा भी अधिकार है, हमारा भी उनको बारे में अभिमान है, लेकिन मुंबई का मेयर हमारा बनेगा, मराठी में बनेगा और अनेक जगह पर 90% जगह पर मेयर हमारे बनेगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। नमस्कार, मैं आनंद पांडे, आप देख रहे हैं रियल खबर। रियल खबर में आज केंद्रीय मंत्री रामदास अठौले जी मेरे साथ में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रिपब्लिकन पार्टी के, और मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। जिस तरह से सर राजनीति में हलचल है, उथल पुथल है, एक दूसरे को देख करके हिंदू मुस्लिम अलग अलग समीकरणों पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, कैसे देखते हैं सर? मुझे लगता है कि एक तो महानगर पालिका का चुनाव बहुत सालों के बाद आया, कम से कम 8 सालों के बाद ये चुनाव आने से सभी पार्टियों ने मतलब उम्मीदवारों की काफ़ी भीड़ उमड़ गई। और हर पार्टी का प्रॉब्लम ये था कि हर आदमी बोलता है मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, 40 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे 2, 3, 4 बार टिकट नहीं मिला था, अभी तो मिलना चाहिए। लेकिन हर पार्टी का भी लिमिटेशन है, क्योंकि अगर एक वार्ड पर 4, 5, 6, 7, 8, 10 लोग अगर अप्लाई करते हैं तो पार्टी को एक आदमी को ही चुनने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए मतलब ये महानगर पालिका का चुनाव, 29 महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है और उसमें मुंबई महानगर पालिका हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो आप जानते हैं कि माननीय उद्धव ठाकरे जी और जो शिवसेना और बीजेपी एक साथ रही, इसीलिए हर बार शिवसेना का मेयर बना। माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने मराठी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए, और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है तो मराठी लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने संघर्ष शुरू किया था। लेकिन बाद में बाला साहब ठाकरे जी ने मतलब गुजराती सेना है, उत्तर भारतीय सेना है, साउथ इंडियन सेना है, इसी तरह की सेनाएं उन्होंने बनाई थी और मुंबई में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेने की भूमिका उनकी थी। तो बीजेपी के सपोर्ट से शिवसेना को हमेशा सत्ता मिलती रही और 2012 को आपको मालूम है कि राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी थी। बाला साहब ठाकरे जी को बहुत बड़ा धक्का बैठा था। राज ठाकरे जी नाराज थे क्योंकि उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्याध्यक्ष बनाया था और उसी तरह मतलब वो उन्होंने कुछ दिनों के बाद उन्होंने शिवसेना से छोड़कर उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। तो 2012 में शिवसेना बीजेपी को सत्ता मिलना मुश्किल था। वो जमाना था कि 70% शिवसेना की ताकत थी और 30% बीजेपी की ताकत थी। तो 2012 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनके साथ गई। उसका कारण ये है कि मैं बाला साहब ठाकरे जी को एक बार ऐसा मिलने के लिए गया था, मैं बांद्रा में रहने के लिए आया था। मुझे ऐसा लगा कि बाला साहब ठाकरे जी बड़े नेता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनके जन्म दिवस पर उनको बधाई देने के लिए एक गुच्छे लेकर जाना चाहिए, इसलिए मैंने उनका अपॉइंटमेंट लिया था और मैं उनको मिलने के लिए गया। तो बाला साहब ने मेरे साथ 1.5 घंटा तक बात की। उन्होंने बताया कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मेरे पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के बहुत अच्छे मित्र थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चलाती थी, तो जब मुंबई संयुक्त महाराष्ट्र की मूवमेंट चली थी उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी भी थे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मेरा बाबा साहब का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मैं भीम शक्ति का आदर करता हूँ। भीम शक्ति बहुत बड़ी स्ट्रांग है और महाराष्ट्र में शिव शक्ति भीम शक्ति अगर एक साथ आती है तो जरूर अपने को सत्ता मिल सकती है। और मैंने 2012 में शिवसेना बीजेपी के साथ महानगर पालिका में ऐलान किया था और आरपीआई के सपोर्ट से शिवसेना बीजेपी सत्ता में आई थी, शिवसेना का मेयर बना था।
तो रिपब्लिकन पार्टी जो है, रिपब्लिकन पार्टी छोटी पार्टी है। अभी ये जो चुनाव आया है, तो आनंद पांडे जी मतलब आपका तो रियल खबरें नाम का हिंदी चैनल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मुंबई महाराष्ट्र है, अनेक जगह पर मतलब रियल खबरें जो होती है, खबरें तो होती है लेकिन खबरें रियल होनी चाहिए, खबरें झूठी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपके चैनल का नाम भी अच्छा है, रियल खबरें चैनल है, सच के साथ और रियल आपके इस प्रोग्राम का नाम है पॉडकास्ट। आपके चैनल का नाम है पॉडकास्ट, लेकिन सीट शेयरिंग में मैं हूँ लास्ट। मैं अभी चलने वाला हूँ बहुत बड़ा फास्ट। मैं तो इसके बाद चलने वाला हूँ बहुत बड़ा फास्ट, क्योंकि मेरी है दलित समाज की कास्ट। तो मतलब मैं आगे चलूँगा तो इसी तरह वातावरण है। सर, जिस तरह से आप गठबंधन में थे और गठबंधन के बाद कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आरपीआई एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय नेतृत्व करती है, लेकिन आरपीआई को न्याय नहीं मिल पाया। आज आरपीआई कहीं न कहीं आपको केंद्रीय मंत्री पद 2 बार मिले, नो डाउट, लेकिन आज भी कार्यकर्ताओं की इच्छा और अपेक्षा है। आपने अभी महानगर पालिका चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को 40 से ज़्यादा जगह पे लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन लोगों अपने फॉर्म वापस ले लिए। लोगों की इच्छा है कि आरपीआई एक बड़ी पार्टी हो और उसका सरकार में वाटा घाटा हो। और तो बात सही है आनंद पांडे जी, ये रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता में दिल्ली में तो शेर मिला है। मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 3 बार मैं मंत्री हूँ, लेकिन जिस महाराष्ट्र ने मुझे दिल्ली भेजा है, जिस महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है, मेरे लिए मतलब अपने समाज के लिए संघर्ष किया है, मेरा नेतृत्व बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र के कार्यकर्ता हजारों लाखों की संख्या में मेरे साथ ना होते थे तो मेरी पहचान नहीं बनती थी। कार्यकर्ता की, नेता की पहचान बनती है कार्यकर्ताओं की ताकत पर, उनके आंदोलन पर, उनके सेक्रीफाइस पर। तो मैं जिस महाराष्ट्र के कारण मैं दिल्ली पहुंचा हूँ, उस महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को इस महानगर पालिका के चुनाव में न्याय मिलना चाहिए, मेरी भूमिका थी। हमने बहुत बार बीजेपी से संपर्क किया था, लेकिन बीजेपी शिवसेना की चर्चा बहुत देर तक चलती रही और 28 तारीख को रात को हमें बुलाया। हमें मतलब हमारे वर्कर गए बीजेपी के दादर के ऑफिस में, और वहाँ 28 तारीख को रात को 3:30 बजे, ना 28 को या 29 को रात को 3:30 बजे मतलब हमें बताया गया कि भाई 6 जगह आपको दी है, लेकिन वो कैंडिडेट हमारे हो गए। तो हमने बोला तुम्हारे कैंडिडेट है, सिंबल तुम्हारा है। हमने तो बोला था कि भाई हमारे पास सिंबल इतना पहचान वाला नहीं है, तो आप आरपीआई के कार्यकर्ताओं को टिकट दीजिए, हम आपका सिंबल लेने के लिए तैयार है। और जिस तरह 1992 में जब महाराष्ट्र सरकार में मैं मंत्री था, तब शिवसेना बीजेपी के सत्ता आने के साल तक वहाँ मुंबई महानगर पालिका में थी, लेकिन कांग्रेस और आरपीआई के अलायंस में तब मुरली देवरा जी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि भाई पहला महापौर आरपीआई का होगा, ये आप अनाउंस कीजिए, उसका फ़ायदा बहुत आपको हो सकता है। रिपब्लिकन पार्टी की ताकत भी है, यहाँ दलित वोटर्स उत्तर भारतीय है, दलित वोटर्स साउथ इंडियन है, दलित वोटर्स गुजराती भाषिक है। तो जो भी मतलब मुंबई में सभी राज्यों के लोग आए, उसमें दलित समाज की भी अच्छी संख्या है, तो उसका फ़ायदा आपको होगा। और आनंद जी मतलब हमें बहुत बड़ा आनंद हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सपोर्ट से कांग्रेस पार्टी को और आरपीआई को वहाँ पर बहुमत मिला, और रिपब्लिकन पार्टी के 12 कैंडिडेट चुनकर आए थे, उनके हाथ सिंबल पर, पंजाब सिंबल पर। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी करके उन्होंने हमको मान्यता दी थी। महानगर पालिका में आरपीआई के लिए ऑफिस भी दे दिया गया था, और पहला महापौर चंद्रकांत हंडोरे बने थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने आरपीआई की तरफ बंदेगी करना ठीक नहीं है। आरपीआई छोटी पार्टी है, लेकिन आरपीआई जिस लोगों के साथ जाती है, दलित समाज में एक बड़ा चेहरा आरपीआई है, दलित समाज का नेतृत्व करती है। आरपीआई छोटी पार्टी नहीं है।
हाँ, लोग देखते हो उससे छोटी पार्टी के नज़रिए से, लेकिन आपके वोटों से, आपके वोटों की राजनीति की वजह से आज लोग सत्ता में आते हैं। हाँ, बात तो सही है कि मतलब हमारा वोट कम है, हम हमारे बलबूते पर नहीं चुनकर आ सकते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी भी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकट पर 1952 के चुनाव में मुंबई से लड़े थे। लोगोरो नाम का क्षेत्र था, दादर, परेल, माहिम वगैरह वडा ऐसा वो एरिया था, और बाबा साहब अम्बेडकर जी को कांग्रेस पार्टी ने हराया था। तो बाबा साहब ही ने सोचा कि मैं अगर चुनकर नहीं आता हूँ तो मेरे लोग कैसा चुनकर आएगी, और चुनकर नहीं आएगी तो सत्ता कैसी मिलेगी, सत्ता नहीं मिलेगी तो लोगों का भला कैसा होगा। इसीलिए बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी की बात अपने मन में रखी थी, और रिपब्लिकन पार्टी ऐसी पार्टी हो कि बाबा साहब का एक सपना था कि कांग्रेस के विरोध में एक ही पार्टी हो, उसका नाम रिपब्लिकन पार्टी हो। उन्होंने राम मनोहर लोहिया जी को पत्र लिखा था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस के खिलाफ सभी देश के सभी छोटी मोटी पार्टियां एक साथ आए, और देश में दो ही पार्टी होनी चाहिए। जिस तरह अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, अनेक देशों में तो दो पार्टियां हैं, उसी तरह अपने देश में दो पार्टियां होनी चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की इच्छा थी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी का डेथ बहुत जल्दी हो गया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर चले गए, उनका महापरिनिर्वाण हुआ, और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना हुई थी। तो मतलब आपका कहना सही है कि रिपब्लिकन पार्टी में गुट भी जरूर है, लेकिन मेरा गुट सबसे स्ट्रांग है। मैं दलित प्रांतर के टाइम से मैं काम करता रहा हूँ, और गांव-गांव से, गली गली से मेरा संपर्क है। हमने आंदोलन किया है, झोपड़पट्टी के लोगों के लिए आंदोलन किया है। ये रोटी, कपड़ा और मकान, हमें मिलना चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, नहीं मिलेगा तो हम बंद कर देंगे तुम्हारा दुकान। तो मतलब इसी तरह के नारे देकर हम सरकार को बोलते थे कि जमीन फॉरेस्ट की हो, जमीन महसूल की हो, जमीन म्हाडा की हो, जमीन बीपीटी की हो, जमीन रेलवे की हो, जगह तो हमारी है, देश हमारा है, तो मकान देने का अधिकार आपका है, लेकिन आप मकान नहीं देते हैं। इसलिए झुग्गी झोपड़ी यहाँ पर बनती है, और ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने मुंबई को खड़ा किया है। मुंबई को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। झुग्गी झोपड़ी में रहकर, अंधेरे में रहकर, अपने बच्चों को संभालते संभालते उन्होंने मुंबई को मजबूत किया है। इसीलिए हमने मांग किया था तो कि शुरू में 1978 की झोपड़पट्टी को मान्यता मिली थी, बाद में 95 की झोपड़पट्टी को मान्यता मिली थी, बाद में अभी 2011 के झोपड़पट्टी को मान्यता मिली है। तो अनेक विषय पर हमने संघर्ष किया है। तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ अनदेखी करना ठीक नहीं है। बीजेपी ने हमको पहले ही बुलाना चाहिए। बीजेपी अनदेखी करती है, बीजेपी अनदेखी करती है। हाँ, मतलब अभी मालूम नहीं, अगर हम उनके साथ है तो पहले से रिपब्लिकन पार्टी जब से एकनाथ शिंदे और अजितदादा पवार उनके साथ आए हैं, तो तब से रिपब्लिकन पार्टी को नजरअंदाज किया जाता है। मुझे मोदी साहब ने 3 बार मंत्री बनाया है। मेरी पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं होने के बावजूद भी मुझे मंत्री बनाया है, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं को कुछ मिलना चाहिए। और एक बात आनंद पांडे जी मैं बताऊं कि मेरी पार्टी आज नागालैंड में मेरी पार्टी के 2 एमएलए है, मणिपुर में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है। अगर ये 4-5 साल में और 2 राज्यों में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है, 6% वोट मिलता है, तो मेरी पार्टी को नेशनल दर्जा मिलेगा। आज पूरे देश भर में नंबर 1 बीजेपी है, नंबर 2 कांग्रेस है, नंबर 3 बीएसपी है, नंबर 4 आम आदमी पार्टी है। इतनी पार्टियां नेशनल अभी रिकॉग्नाइज है, बाकी की पार्टियां ऑल इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं है। लेकिन मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग मेरे साथ है, बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ मेघालय के, मिजोरम के, आसाम के, त्रिपुरा के, अरुणाचल के, सिक्किम के, नागालैंड है, मणिपुर है, सभी जगह से लोग मेरे साथ आज है। तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है। बीजेपी ने अपने पुराने मित्र को, एक मैं याद आपको दिलाना चाहता हूं कि 2012 में जो मैंने पहले बताया, तो पहले शिवसेना बीजेपी को युति बोलते थे, लेकिन जब 2012 में रिपब्लिकन पार्टी उनके साथ आई, बाला साहब की शिव शक्ति भीम शक्ति के प्रस्ताव को मैंने मंजूरी दी,
मैंने पूरे राज्य भर के लोगों के साथ मैंने चर्चा की। हमारे अम्बेडकराइट इंटेलेक्चुअल है, हमारे अम्बेडकरी समाज के अनेक अधिकारी है, रिटायर्ड अधिकारी है, सभी पत्रकार है, संपादक है, ऐसे लोगों से मैंने चर्चा किया कि बाला साहब ठाकरे जी का ऐसा प्रस्ताव आया है। उन्होंने बोला कि बिंदास आपने अलायंस करना चाहिए, राजनीति में इसी तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपको यूपी के कार्यकाल में मंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने आपको शिरडी में हराया जानबूझकर, इसीलिए आपको बीजेपी शिवसेना के साथ जाने में दिक्कत नहीं। ठीक भाई, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा लेकर, नीला झंडा लेकर वहाँ जाने में दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने निर्णय लिया था। तो तब युति को महायुति बोलते हैं। अभी एकनाथ शिंदे जी साहब और अजीत दादा पवार आने के बाद उनको महायुति नहीं बोलते हैं। पहले से जब मैं उनके साथ गया था 2012 में, तब युति को महायुति बोलने लगे। लेकिन आज 29 महानगर पालिका में हमारे पुणे में हमको 9 सीटें मिली है, हमको मतलब पिंपरी चिंचवड़ में 5 सीटें मिली है और उल्लासनगर में 7 सीटें मिली है। तो ऐसा ही 3-4 जगह पर ही कुछ सीटें मिली है। और छत्रपति संभाजी नगर, वहाँ इतना बड़ा हमारा वर्क है, वहाँ कार्यकर्ता है, वहाँ एक भी सीट नहीं, एक सीट ऐसी दिया है, लेकिन वो भी ठीक ठाक नहीं है। तो हमारे ऊपर इस पर वक्त अन्याय हुआ है। और लोकसभा में हमको एक भी सीट नहीं दी, विधानसभा में हमको एक भी सीट नहीं दी, अभी कारपोरेशन में एक मतलब बहुत जगह पर सीटें नहीं दी, और मुंबई में एक भी सीट नहीं दी। एकनाथ शिंदे साहब ने एक सीट दिया है, हमारा वर्कर है, वर्कर की लड़की है। तो 147 में मतलब हमें हमारे एक सदा भोले जी है, प्रज्ञात सुनील सदा भोले 147 में, तो उनको टिकट दिया है, लेकिन वो आरपीआई करके नहीं दिया है। तो सिंबल तो उनका है, लेकिन आरपीआई करके वो सीट देनी चाहिए थी। और बीजेपी ने भी कुछ सीटें हमने बोला था कि भाई 6-7 सीट हमको दीजिए, बहुत ज़्यादा ना भी तो सही, लेकिन ये विचार नहीं होता है। हमारे समाज में और हमारी पार्टी में काफ़ी नाराज़गी है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। उन्होंने बताया कि भाई एकनाथ शिंदे साहब के साथ चर्चा करने में बहुत देर चली गई, और उन्होंने ज़्यादा सीट मांगी, तो हमारा आपको सीट देने में दिक्कत हो गई। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि रिपब्लिकन पार्टी को मैं एक एमएलसी दे दूंगा, उसके साथ साथ 1-2 महामंडल के चेयरमैन पद हमने दे देंगे, 40-50 मेंबर जो है अपने महामंडल को देंगे। महानगर पालिका में 1-2 लोग ऑप्शन न करेंगे, महानगर पालिका की समितियों में आपके लोगों को लेंगे। तो ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और बाकी अभी जो हमारे पास 73 लोगों के एप्लीकेशन आए थे, उसके बाद हमने चर्चा के लिए 26 की सीट लिस्ट हमने दे दी थी। तो जब इन्होंने एक भी सीट नहीं छोड़ी हमको, तो हमने नॉमिनेशन किया और 30 लोगों ने मतलब अपना नॉमिनेशन भरा था। उसमें जो 17 लोगों ने पीछे लिया है, अभी 13 लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया है कि भाई आपके भी कार्यकर्ता हैं, हम तो सीट नहीं दे पाए हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता आपके लड़ना चाहते हैं उनको लड़ने दो, ऐसा उन्होंने हमको परमिशन भी दे दिया है। तो देखते हैं, अगर मुंबई में महायुति ही सत्ता में आने वाली है, मराठी आदमी यहाँ का मेयर बनने वाला है, तो आरपीआई का महापौर होगा क्या? नहीं, आपकी ऐसा कहीं लगता नहीं कि अगर आरपीआई का महापौर होता है तो दलितों को न्याय मिलेगा, दलित समाज को? नहीं, मुझे लगता है कि आरपीआई का महापौर होगा नहीं, क्योंकि ऐसी कुछ बात नहीं भी हुई है और अभी ऐसा कुछ महापौर का विषय नहीं है। हमारा कोई चुनकर आता है कि ना, अभी हमने इंडिपेंडेंट ही लोग खड़े किए हैं। तो हम अभी महापौर की हमारी मांग नहीं है, लेकिन बाकी के समितियों की मांग हमारी है। मतलब हमको तो हमारे लोग अगर कोई चुनकर आते इसमें से, तो हम महायुति के साथ ही रहेगी और महायुति का मेयर बनेगा, ऐसा हमको विश्वास है। जिस तरह से देखें तो आप 3 बार केंद्र में रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसा 3 बार आप केंद्र में रहे हैं, कहीं न कहीं लगता है कि आप जब से केंद्र में गए तब से भाजपा सरकार भी केंद्र में है, तो कहीं न कहीं आपके आशीर्वाद से ही भाजपा सरकार उधर केंद्र में पहुंची।
हाँ, तो मतलब मेरा आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, मोदी जी का भ्रष्टाचार विरोधी उनका भूमिका है, उनका विकास का भूमिका है। नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास की भूमिका है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, कोई भी जाति का धर्म का आदमी हो, नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि देश को हमें बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाना है। देश आज चौथे नंबर पर इकोनॉमी में है। अमेरिका नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है, जर्मन नंबर 3 पर है और 4 नंबर पर जापान था। लेकिन कुछ दिन पहले ही अपना देश चौथे नंबर पर आया है। तो अभी 1-1.5 साल के अंदर हम नंबर 3 पर आ सकते हैं, जर्मनी की जगह हम ले सकते हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में रोड का डेवलपमेंट है। अभी मैं कल आया था, मेरा एक कार्यकर्ता जो मेरा कार्यकर्ता एक था, उनका डेथ हुआ था और मतलब अरविंद कुंवर नाम का मेरा कार्यकर्ता हमारा ये नंदुरबार का अध्यक्ष था। लेकिन कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ था। उनके फैमिली को मिलने के लिए मैं गया था और धुले के आगे है वो, वहाँ गुजरात की भी बॉर्डर और मध्य प्रदेश की भी बॉर्डर है वहाँ बाजू में ही। तो वहाँ से मैं अभी आया तो एक धुले शोलापुर एक रोड बना है, तो बहुत अच्छा रोड बना है, उधर नेशनल हाईवे बना है। तो मोदी जी के कार्यकाल में नितिन गडकरी जी ने देश में पूरा रोड का जाल फैलाया है। बहुत सारे रोड बहुत अच्छे बन गए हैं। तो इसी तरह और देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ और मेरी विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा है, मेरी विचारधारा संविधान की विचारधारा है और संविधान को मजबूत करने के लिए मेरा काम जारी है। मोदी जी संविधान को बदलने का विषय नहीं है। हाँ, बड़ा विषय है कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान बदलना चाहती है, इसलिए संविधान यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा चलाती है। कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली क्योंकि कांग्रेस पार्टी परेशान है, क्योंकि 70 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और नरेंद्र मोदी जी ने उनका ऐसा झटका दिया है कि दोबारा कांग्रेस पार्टी कब सत्ता में आएगी कि नहीं मालूम नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी ने संविधान यात्रा निकाली, संविधान बचाओ यात्रा निकाली। आपको लगता है संविधान खतरे में है? मुझे लगता है कि संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं है, कांग्रेस पार्टी खतरे में है, अपोजिशन खतरे में है। संविधान को बदलने की ताकत किसमें भी है। किसी के बाप का बाप गया आएगा तो संविधान बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को माथा टेककर शपथ ली है। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ संविधान लिखा था 26 अलीपुर रोड पर, कांग्रेस के कार्यकाल में उनके साथ था। अनेक बार मैं प्रधानमंत्री जी को मिला, सामाजिक न्याय मंत्री को मिला, लेकिन उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था। लेकिन हम मोदी जी आने के बाद मैं उनको मिला, उन्होंने फौरन मतलब 26 अलीपुर रोड में सुंदर मेमोरियल बनाया और ली मेरिडियन होटल के बाजू में इंडिया गेट के पास ही अम्बेडकर सेंटर बनाया है, शास्त्री भवन के सामने है। उसके बाद मुंबई में MMRD के पैसे से कम 1300 से 1400 करोड़ रुपए खर्चा करके वहाँ बाबा साहब का सुंदर मेमोरियल हिंदू मिल की जगह पर बन रहा है। हिंदू मिल की जगह की कीमत 3600 करोड़ थी, लेकिन उसके बावजूद ही नरेंद्र मोदी जी ने फौरन वो ज़मीन मतलब महाराष्ट्र सरकार को दी और MMRD के सहयोग से वहाँ शाहपुर जी पालन जी वहाँ काम कर रहे हैं और राम सुतार जी बाबा साहब का 350 फीट का ऊंचाई का स्टैचू और 100 फुट का फाउंडेशन, इतना ऊंचा स्टैचू आज सारे देश भर में नंबर 2 का है। नंबर 1 का है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का गुजरात का और दूसरा ज़्यादा ऊंचाई तक जो स्टैचू है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। तो मतलब ऐसे अनेक बहुत सारे काम उनके कार्यकाल में हुए हैं। इसलिए दलित जनता को मेरा आह्वान है कि कांग्रेस पार्टी वाले फूट पाटते हैं, कांग्रेस पार्टी वाले डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमेशा अपनाते हैं और मोदी जी पर टीका टिप्पणी करके उनको बिल्कुल फायदा नहीं है। जरूर लोकसभा में हमारा नुकसान हुआ, संविधान बदलेगा, संविधान बदलेगा, इसी तरह का अफवाहें फैलाकर मतलब हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा इंडिया की सरकार आया है और 29 को भी हमारी सरकार आएगी
हर राज्य में जहाँ जहाँ मतलब चुनाव हो रहे हैं हर राज्यों में जीत रहे हैं। और अभी म्यूनसिपालिटी के चुनाव में आपने देखा है कि हम चारों पार्टियां एक दूसरे के विरोध में लड़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस की आई। और अभी भी बहुत जगह पर बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई एक साथ है। कुछ जगह पर बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, आरपीआई एक साथ है। कुछ जगह पर हम एक दूसरे के विरोध में भी लड़ रहे हैं। लेकिन मुंबई का मेयर हमारा बनेगा, मराठी बनेगा। और अनेक जगह पर 90% जगह पर मेयर हमारी बनेगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। इम्तियाज जलील सांसद हैं, वो कह रहे हैं बुरके वाली मेयर बनेगी, बुरके वाली। हाँ, तो मुझे लगता है कि बुरके वाली भी बनने का, उनको बनाने का अधिकार है। अगर हमारे जलील, हाँ, इम्तियाज जलील हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हमारे साथ छत्रपति संभाजी नगर से। और वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी भी अच्छी आबादी है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट मतलब वहाँ का मेयर बनना बहुत बड़ा कठिन है। लेकिन अगर उनको मेजॉरिटी मिलती है तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वहाँ का मेयर हमारा बनेगा और महायुति का बनेगा और मराठी भाषी की बनेगा। सर, जिस तरह से देखें दोनों भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ में आए हैं, तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि इससे फायदा होगा? मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आने से हमका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। उद्धव ठाकरे जी अगर कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ रहते थे तो भी हमारा फायदा होता था, लेकिन कम होता था। उद्धव ठाकरे जी ने राज ठाकरे को साथ में लेकर बहुत बड़ी गलती की है। बाला साहब ठाकरे जी को विजन को छेद दिया है और राज ठाकरे जी गुंडागर्दी करते रहते हैं। मराठी भाषा पर हमारा भी अधिकार है, हमारा भी उनको बारे में अभिमान है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ मुंबई में रहने वाले जो नॉन मराठी लोग हैं, तो जिन बच्चों का जन्म इधर हुआ है, ऐसे 80% लोग बहुत ही अस्खलित मराठी बोलते हैं। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, गुजराती, वो मराठी ऐसी बोलते हैं कि वो, मैंने उनको नाम पूछता हूँ तो नाम उनका शर्मा होता है, पांडे होता है, या कोई केरला का आदमी होता है, तमिलनाडु का होता है, आंध्रा तेलंगाना का होता है, कर्नाटक का होता है, तो मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं। तो राज ठाकरे की भूमिका, कभी भोंगे निकालो मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं, कभी उत्तर भारतीय, मतलब जो उत्तर भारतीय गुजराती जो परप्रांतीय हैं, बिहारी, इनके खिलाफ राज ठाकरे की भूमिका जो रही है वह अलग रही है, जिसको लेकर के ये महानगर पालिका में उसका परिणाम दिखाई देगा। नहीं, मतलब जिस तरह साउथ इंडियन, उत्तर भारतीय और हमारे साथ है बिहारी, हमारे साथ है साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, गुजराती और बिहारी। लेकिन उद्धव ठाकरे गए हैं राज ठाकरे की हारी, तो मतलब उनके पास जाने से उद्धव ठाकरे जी का भारी नुकसान होगा। मराठी वोट मुंबई में 40% है, 60% वोट नॉन मराठी है और 40% वोटों पर उनका अधिकार नहीं है। उसमें जो 50% ज़्यादा वोट हमको मिलेंगे, कांग्रेस पार्टी को कुछ वोट मिलेंगे, अजीत दादा को कुछ मराठी वोट मिलेंगे और बाकी वोट ये दो भाइयों को मिल सकते हैं। तो इसीलिए इस वक्त ये दो भाइयों का सफाया होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी को म्यूनसिपालिटी चुनाव में थोड़ी अच्छी सीट मिली थी, लेकिन इस वक्त उनको भी बिल्कुल फायदा होगा नहीं और हमारी महायुति हर जगह पर आगे रहेगी और हम सत्ता में आएंगे। जिस तरह से राज ठाकरे कहते हैं कि कहीं न कहीं मराठी अस्मिता को लेकर के हम दोनों भाई एक जगह पे आए हैं, मराठी अस्मिता, अगर इस बार महानगर पालिका में सत्ता नहीं आती है तो मराठी अस्मिता खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि मराठी आदमी की अस्मिता बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। मराठी लोगों की अस्मिता मजबूत करने के लिए हम लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है उनकी, और मराठी का अधिकार उनको ही नहीं है। मराठी बोलने वाले लोग, मराठी पर प्रेम करने वाले लोग हम लोग हैं और मराठी को अभिजात दर्जा देने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं।
कांग्रेस पार्टी नहीं है। इतने सालों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, उन्होंने कभी मराठी को अभिजात दर्जा नहीं दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने मतलब मराठी भाषा को अभिजात दर्जा दिया है। तो मराठी लोगों की चिंता वो मत करे, वो अपने अपनी चिंता का करे, लेकिन मराठी लोग हमारे साथ है और हम मराठी की अस्मिता मजबूत करेंगे। और इसीलिए ठाकरे बंधुओं की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आवश्यकता नहीं ठाकरे बंधुओं की। हाँ, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। वो तो अलग अलग रहे, दोनों एक साथ आए, हमको हराने के लिए एक साथ आए हैं और हम हराने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो देखते हो घोड़े मैदान बहुत बड़ा दूर नहीं है। तो 15 तारीख को मतलब पूरे महाराष्ट्र में 29th महानगर पालिका में वोटिंग हो रहा है। 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब हम आपको दिखाएंगे कि हम कितने ताकतवर है। मोदी जी ने मुंबई के लिए बहुत पैसा दिया है, महाराष्ट्र के लिए 10 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे दिए इतने सालों में। इसीलिए मुझे लगता है कि मुंबई अभी बहुत ही अच्छी डेवलप हो रही है। लोकल में काफ़ी सुधार करने का प्रयत्न हो रहा है। अच्छे रोड बन रहे, कोस्टल रोड बन रहा है, मेट्रो बन रही है। तो ये सब काम जो अटल सेतु बना है, अनेक ब्रिज बन रहे हैं। तो ये ट्रैफिक एक समस्या मुंबई में है। ट्रैफिक की समस्या, हम अगर यहाँ से निकलते हैं तो बोरीवली तहसील पहुँचने के लिए 2-2 ढाई घंटा लगता है। तो उस पर इलाज करने का प्रयत्न हमारा हो रहा है। कोस्टल रोड एकदम अभी तो वो दहसर तक जाएगा, दहसर से ओसेक तक जाएगा, इसी तरह का प्लान हमारी सरकार का है। तो कोस्टल रोड अगर बनता है तो ये बीच वाला जो ट्रैफिक है पूरा कम हो सकता है। और अभी हम बांद्रा से निकलते हैं तो मंत्रालय पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, पहले तो 1 घंटा लगता था। तो अभी माननीय देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंस किया है कि कहीं भी मुंबई में कहाँ पहुंचना है तो 59 मिनट के अंदर वो वहाँ पहुंचेगा। मतलब इसी तरह का एक प्लान सरकार ने बनाया है। तो इसी तरह मतलब अच्छे सोच से हम काम कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस की सरकार भारत सरकार के सहयोग से बहुत आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। सर, जिस तरह से देखेंगे कि महायुति की एक साथ में है, लेकिन अजीत दादा पवार की पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी जो है अलग चुनाव लड़ रही है, नवाब मलिक के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है, कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि अजीत पवार जी, बीजेपी का प्रॉब्लम ये था कि भाई अजीत पवार जी को साथ में लेंगे तो और सीटों के बारे में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि उनके पास भी मतलब इच्छुकों की संख्या बहुत बड़ी थी। तो एकनाथ शिंदे जी को थोड़ा संभालना आवश्यक था, इसीलिए अनेक जगह पर एकनाथ शिंदे के साथ अलायंस हुआ है। और अजीत दादा अलग चुनाव लड़ रहे, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कांग्रेस राष्ट्रवादी भी सत्ता में एक साथ थी, तब भी लोकल बॉडीज का चुनाव वो अलग अलग लड़ते थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी करते रहते थे, लेकिन बाद में सत्ता में रहते थे। उसी तरह अजीत दादा पवार जी अनेक जगह पर लड़ने से हमको ही फायदा है। उधर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को मिलने वाला जो वोट है वो कुछ वोट उधर भी जा सकता है। कुछ जगह पर शरद पवार जी के साथ अजीत दादा एक साथ भी आए हैं, इसको राजनीति बोलते हैं। तो इसमें अभी ये है कि अजीत दादा का प्लान, एक पत्रकार ने उनको पूछा था कि क्या शरद पवार साहब और आप क्या भविष्य में एक साथ आने वाले हैं? तो उन्होंने बोला कि भाई आपके मुंह में शुगर, घी शक्कर, घी शक्कर, घी और शक्कर, हाँ, आपके मुंह में घी और शक्कर, ऐसा वो बोले थे। तो अगर अजीत दादा पवार साहब के साथ अगर दोनों का मिलन होता है तो पवार साहब हमारे साथ आ सकते हैं, एनडीए में भी आ सकते हैं। हम भी एनडीए के विरोध में थे, लेकिन हम एनडीए में आ गए हैं। जॉर्ज फर्नांडिस है, नीतीश कुमार है, और मतलब ममता बनर्जी है, नवीन पटनायक है, डीएमके है, ऐसे कई पार्टियां मतलब एनडीए के साथ थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राजनीति में विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक साथ आने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि क्या होगा भविष्य में मालूम नहीं है, कौन किसके साथ जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये अगले दिन आगे तय हो जाएगा। लेकिन ज़रूर हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद सरकार में एक साथ ही रहेगी। अठौले जी की कविता बहुत फेमस है। अठौले जी जब सदन में बोलते हैं
तो बड़े जोश से बोलते हैं, लोग सुनते हैं बड़े प्रेम से अठौले जी की। मैं चाहूंगा कि रियल खबर के दर्शकों के लिए और दलित समाज के लिए कुछ 4 शब्द कहें। हाँ, दलितों को न्याय देने का मैं हमेशा देता हूँ नारा। दलितों को न्याय देने का, न्याय लेने का मैं हमेशा देता हूँ नारा, इसलिए जाग रहा है दलित सारा। दलितों के न्याय के लिए मैं हमेशा देता हूँ दलितों के न्याय का नारा, इसलिए दलित समाज जाग रहा है सारा। बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने देश में चमकने वाला तारा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश में चमकने वाला तारा, और दलितों के दुश्मनों का हम वजह देंगे 12। तो मतलब ये काम हम करने वाले हैं। दलितों का विरोध करने का उसको अधिकार नहीं है। संविधान ने जो हमको हक दिया है वो हमको हक मिलना ही चाहिए। सरकार कोई भी हो, अगर हमारा हक नहीं मिलेगा तो हमारा समाज इतना बहुत बड़ा मिलिटेंट है कि दलित प्रांतर के टाइम पर हम बहुत ही संघर्षशील थे। आज हम सत्ता में हैं तो थोड़ा चुपचाप है, लेकिन मेरे साथ जो काम करने वाले जो युवा लोग है, ये युवा लोग बहुत बड़ी ताकतवर है। और एक दिन अगर हम जंग लड़ने का प्रयत्न करेंगे तो सब लोगों को ततंग करेंगे। जब हमारा शुरू होगा जंग, तो मैं अनेक लोगों को कर दूंगा संग। तो मतलब इसीलिए बदल दूंगा मैं अपने मूवमेंट का रंग, और दलितों का मैं मजबूत करूंगा अंग। तो मतलब दलितों का अंग मजबूत करने के लिए, उनको न्याय देने के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मैं सत्ता में रहूँ या ना रहूँ, मैं आज सत्ता में हूँ, मैं पहले सत्ता में नहीं था, तब भी मेरा काम चल रहा था। और पूरे देश भर के लोग मेरे साथ हैं। देश भर का कोने कोने का आदमी मेरे साथ है। आज देश में 28 राज्य, उस 28 राज्यों में मेरी पार्टी, छोटी पार्टी है लेकिन मेरी पार्टी है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में मेरी पार्टी है। अंडमान निकोबार में मेरी पार्टी का यूनिट है, लक्षद्वीप में मेरी पार्टी का यूनिट है, केरला में मेरी पार्टी का यूनिट है, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, वेस्ट बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, या मतलब अनेक जो भी राज्य है, हर राज्य में मेरी पार्टी है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं खाली दलितों के लिए तो मैं काम कर ही रहा हूँ, लेकिन बाबा साहब का मिशन था दलित और सवर्णों को जोड़ने का। इसीलिए बाबा साहब ने समानता की बात कही थी, और इसीलिए भविष्य में बाबा साहब का सपना पूरा करने की मेरी जिम्मेदारी है। ज़रूर आरपीआई में कुछ अलग अलग ग्रुप है, लेकिन मेरा ग्रुप सबके लिए काम करता है। ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, और PJNT, DNT, अपने घुमांतु लोग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, मतलब सभी जाति, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए मेरा काम जारी है। और मैं हमेशा सब लोगों का काम करता रहूँगा। संविधान का भारत खड़ा करने का जो सपना नरेंद्र मोदी जी का है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का नीचे आदमी को ऊपर उठाने का जो सपना था, उस नीचे के आदमी को ऊपर उठाने का मैं प्रयत्न करने वाला हूँ। ऊपर के आदमी को नीचे लाने की आवश्यकता नहीं है, नीचे के आदमी को ऊपर पहुँचाने की आवश्यकता है। और इसीलिए नीचे के आदमी को ऊपर उठाने के लिए उनको ताकत मिलनी चाहिए। उनको ताकत मिलेगी तो ऊपर आ जाएगा। जिस तरह राजे श्री शाहू महाराज बोलते थे कि आपने दलितों का आरक्षण दिया है, क्यों उनको आरक्षण दिया, हमको भी मिलना चाहिए। तो वहाँ छत्रपति शाहू राजा ने, कोल्हापुर के शाहू राजा ने उनको बताया था कि 10 घोड़े हैं, और उसमें एक घोड़ा ऐसा है कि भाई वो उतना ताकतवर नहीं है, तो उनकी मैं रेस लगाऊंगा तो बाकी घोड़े आगे जाएगी, वो घोड़ा पे पीछे रहेगा। उसको भी आगे जाने के लिए उनको ताकत देने की आवश्यकता है। उसको ताकत मिलेगी तो वो भी आपके साथ कंपटीशन करेगा। और आज बाबा साहब के माध्यम से दलित आदिवासी को आरक्षण मिला, और उनके आरक्षण के माध्यम से आज दलित स्ट्रांग हो रहा है। और हमारे IAS अधिकारी, IPS, IRS, IFS, और एडवोकेट है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, अनेक क्षेत्रों में हमारे लोग आज नज़र आते हैं। इसका कारण बाबा साहब ने हमको आरक्षण दिया है। तो आज हम कंपटीशन करने के लिए तैयार है, और हमारा समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए हमारी मांग ये है कि मुंबई में जो झोपड़पट्टी है, तो झोपड़पट्टी के लिए हमने संघर्ष किया था। इसलिए मैंने जो पहले बोला था कि अभी 2011 की झोपड़ी को मान्यता है,
तो SRA स्कीम के अंतर्गत 2011 के झोपड़ों को मान्यता मिलनी चाहिए और मतलब वहाँ 300 स्क्वायर फीट का जो मकान कारपेट एरिया का मिल रहा है, इसका मतलब वो 400 सवा 400 फीट का बिल्डअप एरिया का मकान है। लेकिन उसमें हमारी मांग ये है कि 450 फीट का अगर मकान हमें मिलता है तो इसका मतलब 600 फीट का बिल्डअप एरिया का मकान होगा और वो 2 रूम हॉल किचन का वो मकान होगा। और बिल्डर को अगर 450 फीट झोपड़पट्टी धारकों को अगर वो मकान न देते हैं तो बिल्डर को बेचने के लिए 450 फीट मिलेगा। इसीलिए उसमें सरकार को कोई नुकसान नहीं है। इसीलिए इस पर भी सरकार ने विचार करने की आवश्यकता है। मेरी पार्टी की मांग है देवेंद्र फडणवीस सरकार को कि मुंबई में गरीब लोग कई सालों से रहते हैं, आपका स्कीम बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन जल्दी हमें 450 फीट का मकान मिलने का निर्णय होना चाहिए। इसके लिए भी हमारी ये मांग है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न मैं लेना चाहूँगा आपसे। अभी एक प्रश्न लेना चाहूँगा अंतिम प्रश्न में। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि 6 महीने में केंद्र की सरकार गिर जाएगी, विरोधी नारा दे रहे हैं कि केंद्र की सरकार गिर जाएगी, केंद्र जो है लंगड़े पैर पे खड़ा है, ऐसा मुझे लगता है कि अपोजिशन का कहना है कि लंगड़े पैर पर बिल्कुल खड़ा नहीं है। सरकार तो कोई भी पैर पर ही खड़ा रहती है, लेकिन हमारा पैर लंगड़ा नहीं है। हमारा चंद्रबाबू नायडू का भी जो पैर है ये भी बहुत बड़ा मजबूत है और नीतीश कुमार जी का भी पैर बहुत बड़ा मजबूत है और बीजेपी का है और RPI का है। इसीलिए मतलब कोई सरकार को बिल्कुल धोखा नहीं है। सरकार बिल्कुल नहीं गिरेगी, वो 29 तक सरकार चलती रहेगी और 29 में भी जब सरकार आएगी तो चौथी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज भी पावरफुल आदमी हैं। उनका वो बहुत बड़ा एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं और 6 बजे के बाद में वो बिल्कुल खाते भी नहीं है। तो अपने बॉडी को बहुत अच्छा मेंटेन करने में उन्होंने बहुत अच्छा काम उनका काम जारी है और जिस तरह उन्होंने अपनी बॉडी अच्छी बनाई है उस तरह देश को भी वो अच्छा बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए 29 में जो चुनाव होगा उस चुनाव में हमारी NDA की जीत होगी और चौथी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज भी वो बहुत बड़े स्ट्रांग है और अगर वो मतलब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मैं वहाँ मंत्री बनने वाला हूँ। तो इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे, देश के लिए हम काम करते रहेंगे और देश को एक हमारा विजन है कि 2047 तक जब देश के आज़ादी की शताब्दी हम मनाएंगे तब देश बहुत ऊंचाई तक पहुंचा होगा। पूरा दुनिया इस पर देखता रहेगा और उसी दिशा से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, रियल खबर चैनल में आप आए हैं तो रियल खबर के दर्शकों के लिए 2 शब्द। हाँ, तो जो रियल खबर आपका जो चैनल है, ये चैनल बहुत सारे लोग देखते हैं और नॉर्थ इंडिया में इस चैनल का अच्छा प्रभाव भी है और मुंबई में आप आनंद पांडे जी ने मतलब इस चैनल को शुरुआत की है और इस चैनल का उपयोग तमाम यहाँ की मुंबई की जो समस्या है, महाराष्ट्र की जो समस्या है उसको लोगों के सामने आप लाएंगे। हर नेता को अच्छी पब्लिसिटी भी आप देते रहेंगे और मतलब जो आपका पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट जो है ये बहुत अच्छा आगे चलता रहेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और आपने आज मुझे यहाँ बुलाया, आनंद पांडे जी आप मेरे ऑफिस में भी आए थे, आपका संपर्क मेरे साथ बहुत अच्छा भी है और आपने आज मेरी इंटरव्यू ले ली है, इसीलिए मैं आपका आभार करता हूँ। और जो रियल खबरें है तो आप खबरें रियल देते रहो और इसी तरह मतलब जिस तरह रियल इस्टेट होता है उसी तरह ये रियल खबरें का जो रियल इस्टेट है तो ये रियल इस्टेट तो मतलब है। तो इसीलिए आप अच्छा काम करते रहो, हम आपके साथ हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नमस्कार सर, मेरे स्टूडियो में आने के लिए खूब खूब धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले जी ने आज सारे विषयों का खुलासा किया और अच्छी तरह से बताया कि देश में क्या चल रहा है, देश की गतिविधियाँ क्या हैं, भाई भाई के संबंध क्या है, सारे विषयों पे चर्चा किया। मैं इसी तरह से आप लोगों से चर्चा करते रहूँगा। आप देखते रहे रियल खबर।